गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है सेल। सेल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनल्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले सेल के बारे में कि सेल क्या है। अगर हम सेल के बारे में बात करें, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सेल क्या है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, एक है हमारा स्ट्रक्चरल और एक है हमारा फंक्शनल। कहने का ये मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर कोई सेल से बने हैं और सेल ही इसके अंदर एक तरह से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर फंक्शन भी कौन करते हैं? सेल ही करते हैं। सबसे पहला सेल को जो डिस्कवर करा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो हम बात करेंगे सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और कब करा था? तो 1665 में करा था। डेट भी ज़रूरी होता है। और किससे करा था रॉबर्ट हुक ने? तो एक कॉर्क सेल थे, है ना, कॉर्क सेल से इन्होंने करा था। तो कॉर्क क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। कि जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि केमिकल के बोतल्स वगैरह को ढकने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, एक लकड़ी का, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? कॉर्क है। और इसी कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था तो फिर इनको क्या दिखा? छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप के कुछ चीज़ें दिखी और इन्होंने इसको बोला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इसी को इसने बता दिया सेलुला। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम, चूंकि ये लैटिन वर्ड में लिखा है ना, ये सेलुला जो है वो लैटिन वर्ड में है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया कि इंग्लिश में, और इसका नाम दे दिया गया क्या? सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। और सेल को सबसे पहले डिस्कवर करा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। एंड उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, और इन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर करा था। तो लाइव सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। और कब करा था? तो 1674 में करा था। ओके, इसको भी याद रखना है। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में एक और चीज़, एक और बातें याद रखनी है, जो ये क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करा था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और कब करा था? तो 1831 में करा था, 1831 में करा था इन्होंने। क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। उसके बाद हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल का शेप और सेल का साइज के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में, तो हमें क्या देखने को मिलती है यहाँ पे? सबसे पहले हम बात करते हैं शेप के बारे में। तो सेल का शेप अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं शेप को। अगर हम शेप को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं आरबीसीज। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव।
बाइकॉनकेव, ओके। उसके बाद WBC का शेप कैसा होता है? तो एमिबॉइड, एमिबॉइड शेप का होता है। उसके बाद बात करेंगे साइज ऑफ द सेल। साइज, साइज के बारे में अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल। सो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है ये आपको बताना है। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो नर्व सेल, नर्व सेल। और यहां पे हम बात करेंगे, इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूं। तो लार्जेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? तो फीमेल ओवम, फीमेल ओवम, ओके। एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो आरबीसीज। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। सो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल थ्योरी दिया किसने था? तो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय सेलिडेन एंड श्वान। सेलिडेन एंड श्वान ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट के नेम हैं। सेलिडेन अलग है और श्वान जो है वो अलग है, ठीक है। और दोनों का फील्ड भी अलग अलग था, एक जूलॉजिस्ट थे और एक बोटनिस्ट थे। तो एक जूलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, मतलब जानवर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जानवरों के बारे में, और जो है एक प्लांट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ इनके थ्योरी में होने की वजह से इन्होंने अपने अपने थ्योरी को मर्ज कर दिया और मर्ज करके क्या बनाया? सेल थ्योरी बनाया। सेल थ्योरी में इसने कुछ बातें बताई, और वो बातें क्या थी? सबसे पहली बातें जो सेल थ्योरी में इन्होंने बताई, और इन्होंने कब दिया था सेल थ्योरी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इन्होंने कब दिया था? तो लगभग 1839 में दिया था, 1839 में। डेट कभी कभी पूछ देता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेल थ्योरी में क्या इसने बातें बताई थी? इन्होंने बताई थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ देयर लाइफ। उसके बाद लोगों ने पूछा कि सेल कहाँ से आया, तो फिर ये इसका जवाब नहीं दे पाए। तो फिर एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ जो है, इन्होंने क्या बताया? रुडोल्फ विर्चॉ ने इन्होंने बताया कि सेल जो आया है वो कहाँ से आया है? तो प्री एग्जिस्टिंग से आया है। सेल कहाँ से आया है? तो सेल तो सेल कहाँ से आया है अगर हम बात करते तो कौन आया था? रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ ने लगभग 1855 में, 1855 में इन्होंने क्या बताया कि ऑल सेल, इन्होंने इसके थ्योरी को बस मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम, कहाँ से आया? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स जो है वो कहाँ से आए हैं?
प्री एग्जिस्टिंग से आए हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ देयर लाइफ। और दूसरी बात रुडोल्फ विर्चॉ ने बताई कि जितने भी सेल्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो है सेल थ्योरी के अंदर बताई गई। अब हम बात करेंगे कि सेल न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कितने प्रकार के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ development of nucleus, cell is of two types, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है हमारा, यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हम डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो क्या क्या मेन डिफरेंस है अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको पता है कि ये प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होते हैं, या उसकी जो बनावट है खास करके वो क्या होती है, प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना। सो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी, प्रिमिटिव होगी। तो इसकी प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन, बनावट जो है इसकी क्या है, ओल्ड है। प्रिमिटिव मतलब होता है ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूकैरियोटिक है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। यहां पे क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे और क्या है डिफरेंसेस। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं आर नॉट प्रेजेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट नहीं होता है। और यहां पे क्या होते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट। इसकी जो एग्जाम्पल होगी अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा एंड इसकी जो एग्जाम्पल होंगे, है ना, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल हम यहां लिख सकते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल जो है हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार के, यूकैरियोटिक सेल। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब हम लोग पढ़ते होते तो कई प्रकार के, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अभी दो प्रकार के। वो कौन कौन से हैं, तो प्लांट सेल और दूसरा क्या है हमारा, एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड द अदर वन इज एनिमल सेल। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो एक है हमारा प्लांट सेल और दूसरा है हमारा एनिमल सेल।
एनिमल सेल। सो प्लांट सेल के बारे में हम देखें, मेन डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल सेल में, वो सबसे पहला डिफरेंस है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, और यहां पे क्या होता है, तो सेल वॉल इज absent। सेल वॉल एक जगह प्रेजेंट होगा और दूसरी जगह क्या होगा, दूसरी जगह क्या होगा, सेल वॉल absent होगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, सेल वॉल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और सेल वॉल क्या होंगे, एक जगह absent होंगे। तो ये तो एक मेन डिफरेंस है। दूसरा हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो क्या आएंगे हमारे, तो क्या आएंगे कि वैक्यूल, वैक्यूल इज बिग, बड़े होते हैं, एंड ऑक्यूपाई 90% स्पेस ऑफ द सेल। सेल का जो 90% स्पेस है वो वैक्यूल क्या करता है, कवर कर लेता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूल इज स्मॉल और absent, और कभी कभी क्या होता है, ये absent भी होता है। ये हो गया। उसके बाद और डिफरेंस क्या होंगे अगर हम देखें, तो प्लास्टिड इज प्रेजेंट, और यहां पे क्या होंगे, प्लास्टिड इज absent। यहां पे क्या होंगे, प्लास्टिड absent होंगे। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो प्लांट में नहीं होते हैं, सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट, और यहां पे क्या होंगे, सेंट्रियोल जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ये सब बेसिक कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बहुत ही बेसिक है। अब हम इसके डायग्राम्स को थोड़ा देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल के थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। सो हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे बाहर में क्या होता है। तो आपको पता है कि प्लांट सेल, इधर हम बनाते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल, और इधर बनाते हैं हम एनिमल सेल, एनिमल सेल। सो आपको पता है कि प्लांट सेल के बाहर क्या होते हैं, तो सेल वॉल होता है। प्लांट सेल के बाहर क्या होगा, तो सेल वॉल होगा, और सेल वॉल जो है वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं। ये सेल वॉल है, आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है सेल वॉल की वजह से फिक्स होती है। सेल वॉल के जस्ट अंदर हम देखेंगे तो क्या होगा, सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे। सेल वॉल के अंदर हम क्या बात करेंगे, क्या होते हैं सेल वॉल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि वैक्यूल जो है इसके अंदर वो बहुत बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, वैक्यूल है। ये वैक्यूल जो है ये काफ़ी बड़े होते हैं, और लगभग सेल का 90% स्पेस जो है वो क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। सेल का 90% स्पेस जो है वो कवर कर लेते हैं, और इसीलिए न्यूक्लियस को ये क्या करते हैं, कॉर्नर में पुश कर देते हैं। न्यूक्लियस को कहाँ पुश कर देंगे, ये कॉर्नर में पुश कर देंगे। ओके, एंड न्यूक्लियस जो है आपको पता है वेल डेवलप्ड होती है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर जो है एक धागा नुमा होता है सब मटेरियल, जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, और एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या होती है, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, इस तरह से पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या काम करते हैं, तो ये पोर्स जो है जो अंदर में चीज़ें बनती है ना, वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है। ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के बाहर से क्या होती है, एक ऑर्गेनल्स निकलती है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि रेटिकुलम आपको पता है जाली नुमा ऐसे होते हैं, जाल जैसे क्या होते हैं, फैले होते हैं। इसको हम स्केल्टन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और आपको पता है कि ये इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर अगर डॉट डॉट टाइप का कुछ होता है उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है इसका मतलब है कि ये रफ है। अगर राइबोसोम नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट नीचे हम बात करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर और क्या होता है, डिक्टियोसोम्स।
डिक्टियोसोम्स आप देख सकते हैं ये प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर हम बात करेंगे, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो ये मेम्ब्रेन हो गया, और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्ड होता है, इन फोल्डिंग्स होती है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करेंगे तो क्या होता है, तो प्लास्टिड्स, या फिर हम बात कर सकते हैं लेंस शेप के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये लेंस शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा इसके पास राइबोसोम्स भी होंगे, एक एक करके हम सभी को डिफाइन कर लेंगे। सो सबसे बाहर जो है हम देखेंगे, इसको हम अब लेबल करते हैं। तो सबसे बाहर जो आप ने देखा ये क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद ये अंदर में क्या देखा आपने, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या है, वैक्यूल। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। सभी ऑर्गेनल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये आपको दिख रहा है ये क्या है, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। एंड इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जहां पे ये सब कुछ है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सो इतनी सारी चीजें जो है वो सेल के अंदर होती है अगर हम बात करें। उसके बाद हम इधर बनाएंगे एनिमल सेल, ठीक है। सो एनिमल सेल हम दूसरे इसमें बना लेते हैं स्लाइड में। सो ये है हमारा एनिमल सेल, एनिमल सेल। सो एनिमल सेल आपको पता है इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। क्या होंगे, तो सिर्फ व सिर्फ क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, सिर्फ व सिर्फ क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे। और आपको पता है इसके न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, बिल्कुल बीच में होते हैं। बिकॉज इसकी वैक्यूल इसके पास बहुत छोटी होती है या एब्सेंट होती है, और न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन रहेंगे। एंड न्यूक्लियस आपको पता है इसके बीच बीच में पोर्स होंगे, न्यूक्लियर पोर जिसे हम कहते हैं। एंड उसके बाद इसके अंदर भी कुछ धागा नुमा मटेरियल होगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। एंड न्यूक्लियस के बाहर से जो ऑर्गेनल्स निकलेगी इसके आउटर मेम्ब्रेन से, जो रेटिकुलेट टाइप की होती है, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो और भी अच्छा बन के आएगा। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहते हैं। एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो आएंगे वो क्या है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद जो आएगा वो क्या है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम के बाद जो आएंगे वो क्या है, वैक्यूल। एंड उसके बाद क्या होगा, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। सो एनिमल सेल का जो डायग्राम है या एनिमल सेल जो है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इसका शेप जो है वो कुछ फिक्स नहीं होता है। इसको आप कैसे भी ये कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टाइनी, जो स्मॉल स्मॉल आपको ये पार्टिकल दिख रहे हैं, सिर्फ राइबोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होते हैं। सो इसको हम नेमिंग करते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन,
उसके बाद ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये है वैक्यूल, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है राइबोसोम्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, राइबोसोम्स। उसके बाद ये हो गए सारे नेमिंग। और जहाँ पे ये सारे ऑर्गेनल्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सो इतने ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर। अब एक एक करके हम सभी के ऑर्गेनल्स के फंक्शंस है ना और सेल स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ओके, सो सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सो हम यहाँ बात करें अगर सेल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। सो सेल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो क्या आते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें चार चीज़ें सेल के स्ट्रक्चर बनाती है। तो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहला हम देखेंगे तो क्या होंगे हमारे सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद दूसरा जो होगा वो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। थर्ड होगा हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड फोर्थ होगा हमारा न्यूक्लियस। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये चार चीज़ें क्या करती है? सेल के स्ट्रक्चर को बनाती है। चार चीज़ें क्या करती है? सेल के स्ट्रक्चर को बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। क्या है सेल वॉल, क्या काम करता है ये, है ना? तो इन सभी के एक एक करके क्या करेंगे हम? फंक्शंस को पढ़ेंगे। इन सभी के फंक्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेल वॉल से कि सेल वॉल क्या करता है। सो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सेल वॉल, सेल वॉल, है ना? तो सेल वॉल आपको पता है क्या होते हैं, इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो क्या होंगे? इट इज़ डेड, इट इज़ डेड एंड या डेड, रिजिड एंड प्रोवाइड, क्या करते हैं? प्रोटेक्शन, टू द सेल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सेल वॉल बने किससे होते हैं, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ अ प्लांट। अगर हम बात करें ऑफ अ प्लांट, क्योंकि सेल वॉल बहुत मतलब और भी चीज़ों के अंदर होती है। सो सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? तो सेल वॉल जो है प्लांट का किससे बने होंगे? तो अगर हम बात करें तो किससे बने होते हैं? सेलुलोज से, सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होते हैं। उसके बाद सेल वॉल ऑफ अ फंगाई किससे बने होते हैं? काइटिन से। किससे बने होंगे? काइटिन से। आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स याद करके रखने हैं। कौन कौन से? ये सेलुलोज, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन, ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिडोग्लाइकेन ये आपको याद करने हैं, सेलुलोज आपको याद करने हैं एंड काइटिन आपको याद करने हैं। ये स्ट्रक्चर, ये सारे जो है तीनों आपको याद करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और
तो सेल वॉल का ये आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ के अंदर मुझे बताना है कि सेल वॉल जो है, आप देखो कि प्लांट का जो सेल होता है वो आपको पता है कि जो है सब पास पास में चिपके हुए होते हैं। तो दो सेल वॉल जो आपस में चिपके होते हैं, तो इसके बीच में कौन होता है? इसके बीच में एक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला, जिसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। और ये मिडिल लैमेला जो है वो करती क्या है? तो क्या करते हैं ये मिडिल लैमेला? तो मिडिल लैमेला जो है उसका काम है cementing the neighboring cells together, cementing the neighboring cells together। ये क्या करती है? तो नेबरिंग सेल्स को चिपका के रखती है। उसके बाद एक और बातें इसके अंदर आपको याद रखनी है कि इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है ये? मेड अप ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। ये किससे बनी होती है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। एंड सेल वॉल के टाइप्स की अगर हम बात करते हो, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो अगर हम बात करें जो है आउटर, सबसे बाहर अगर हम देखें इसके अंदर, तो सबसे बाहर क्या होती है? हमारे मिडिल लैमेला। उसके अंदर आएंगे तो प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर आएंगे सेकेंडरी सेल वॉल, एंड देन फिर क्या होती है? टर्शरी सेल वॉल, और फिर होती है हमारे 4 लेयर होते हैं, एंड देन फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होते हैं। सो जब डिटेल में बात करेंगे हम लोग डिटेल में, तो फिर इसको देखेंगे, बट अभी हम इतना ही बातें करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें, सो ये किससे बने होते हैं और क्या काम करते हैं? इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो known as semi permeable membrane, semi permeable membrane। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? कुछ कारण होगा क्यों बोलते हैं इसको। वाई सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो इसको इसलिए बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि it allows only selected substance to come inside and move outside the cell। ये कुछ ही चीज़ों को, सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देते हैं और जो है बाहर भी जाने देते हैं। ये हर चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देते, सेलेक्टेड चीज़ों को देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम है इसका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। सेलेक्टिवली परमिएबल भी इसको बोलते हैं, ओके। और दूसरा अगर हम बात करें, एक तो ये बातें हो गई, एंड ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, जो भी सब्सटेंस आती है ना, तो वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के थ्रू क्या करते हैं, ये जाने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे किससे बने होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ, तो सबसे पहला है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। किसे किसे बने होते हैं ये? प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कंटेंट भी बता देता हूँ। प्रोटीन्स जो है लगभग जो है 52% होते हैं, और लिपिड्स जो है वो लगभग 40% होते हैं, रेस्ट अदर चीज़ें होती है। और प्रोटीन्स जो होती है, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो लिपिड कैसे होती है? तो लिपिड जो है बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर इसको बोलते हैं।
उसके बाद प्रोटीन्स जो है वो क्या होते हैं, एक तो इंटीग्रल होते हैं और एक पेरिफेरल होते हैं। इंटीग्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल। सो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं सेल की, इसकी क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन की, तो आपको दिख रहा है ये लिपिड का बाइलेयर है, ये लिपिड का बाइलेयर है, ऐसे दो लेयर में होती है, लिपिड का बाइलेयर है। एंड इसके बीच में ये जो प्रोटीन्स आपको दिख रहा है, इसके बीच में ऐसे एक तो प्रोटीन्स होते हैं जो इसके बीच में एम्बेडेड होते हैं, और एक प्रोटीन होंगे जो इसके बीच ऊपर ऊपर से मतलब किनारे किनारे रहेंगे, तो इसको हम इंटीग्रल कहते हैं। और जो ऊपर ऊपर साइड रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। और जो आपको कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसे होता है। सो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये दोनों क्या है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। एंड ये जो है प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है, और ये वाला जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किसके बारे में। सो द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं न्यूक्लियस को। क्यों बोलते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कैसा दिखता है आपको, तो ये आपको न्यूक्लियस जो है ये दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर धागा नुमा कोई चीज़ होता है जो ऑलरेडी हमने उधर देख लिया था। ये धागा नुमा जो है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ओके, एंड ये जो आपको दिख रहा है डेंस सा स्ट्रक्चर, इसका नाम है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ओके, एंड अगर हम बात करें इसके बीच बीच में क्या होती है, पोर्स होते हैं, पोर्स याद रखिएगा। इसके बीच बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर जो है ये बहुत काम का चीज़ है। न्यूक्लियर पोर इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जो भी चीज़ें अंदर फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, इससे बाहर निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं, क्योंकि बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। सो हम बात करेंगे सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट सा मटेरियल है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसके पास क्या होते हैं, तो इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या, डीएनए एंड आरएनए। इसके पास क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। एंड ये करता क्या है, तो आपको पता है कि जो डीएनए है इसके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और जीन जो है वो क्या होते हैं, हेरिडिटी यूनिट होती है, मतलब कैरेक्टर्स को, मतलब माँ बाप के गुण बच्चों तक जो लेकर के आता है वो जीन ही लेकर के आता है। सो डीएनए ही क्या है, मेन मटेरियल है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और वो सारे डिसीजंस के सेल के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो सब डिसाइड करते हैं हमारे डीएनए। सो इसको ये एक न्यूक्लियस को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। जब भी डीएनए को कुछ करना होता है, सपोज कोई प्रोटीन बनाना होता है, तो डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाएगा। डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। और ये एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, मैसेज भेजेगा। ये खुद बाहर नहीं आता है, ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म है। बाहर आपको अगर हम देखें यहाँ पे बाहर अगर हम आपको दिखाएं तो ये पूरा बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है बाहर में।
तो ये बाहर खुद नहीं आता है ना, ये क्या करता है, अपने मैसेंजर को भेजता है। ये बाहर जो आपको दिख रहा है येलो कलर का स्ट्रक्चर से, वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। और ये खुद बाहर नहीं आएगा, और सारा चीज़ कहाँ पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में। ये बस ऑर्डर देगा अंदर बैठ के, तो क्या करेगा, अपना मैसेंजर को भेजेगा, है ना, मैसेंजर को भेजेगा, एंड देन फिर मैसेंजर जो है इसका मैसेज लेकर के आएगा। तो डीएनए पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, ये मैसेंजर जो है बाहर आएगा, बाहर आके ये इसी पोर से बाहर आएगा, ये इसी पोर से क्या होगा, ये बाहर आएगा, एंड बाहर आके क्या करेगा, ये प्रोटीन्स बनाएगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा, और ये प्रोटीन्स बनेगा। ये कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन्स हार्मोन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, तो इसी पोर से बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में, एंड देन फिर इसके किसके पास जाएंगे, राइबोसोम्स के पास जाते हैं। राइबोसोम को बोलते हैं कि ऑर्डर आया है किससे, डीएनए से, और आपको क्या बनाना है, आपको प्रोटीन्स बनाना है। वो प्रोटीन कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो ऐसे काम करता है। तो जो भी डिसीजंस आते हैं सेल के अंदर, वो कहाँ से आते हैं, तो न्यूक्लियस से ही आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से आते हैं, तो डीएनए से आते हैं। ओके, और फिर एक और बात मैं बता दूं कि क्रोमैटिन जो है सेल डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम बनाते हैं। और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होता है, तो कॉइल्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ह्यूमंस के अंदर खास करके हम बात करें तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर। ओके, तो ये है अगर हम बात करें जो है ये न्यूक्लियस का कहानी, है ना। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, और एक और चीज़ें बच गई इसके अंदर, वो हमारा क्या है, सो साइटोप्लाज्म। वो क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। द फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म। ओके, क्या है फोर्थ वन, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, क्या काम करते हैं साइटोप्लाज्म, तो इट इज़ जेली लाइक, इट इज़ जेली लाइक विस्कस मटेरियल एंड क्या करते हैं, प्रोवाइड मेन एरेना, प्रोवाइड मेन एरेना, एरेना मतलब होता है एरिया, एरेना फॉर किसके लिए, सेल्यूलर एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के अंदर, चाहे कुछ भी हो, एटीपी फॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, है ना, वो सब जो है वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ओके, सो ये चारों सेल के स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्या, कि सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल्स हैं, उसके क्या क्या काम है, इसको हम बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला ऑर्गेनल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईआर भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसको ईआर बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ अब ये ईआर जो है, आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का, सपोज ये न्यूक्लियस का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये क्या होती है, ये निकलती है, ये अराइज होती है ऐसे, है ना। और रेटिकुलेट टाइप की होती है, पूरे न्यूक्लियस के चारों बगल ये फैली होती है। और अगर इसके ऊपर, मैंने अभी बताया था आपको, डॉट डॉट सा कुछ स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो क्या है, राइबोसोम्स है, देन इट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम क्या बोलेंगे, आर ई आर बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, स्मूथ ई आर। ओके, रफ ई आर एंड, इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे, स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, सो हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, तो कितने प्रकार के ये होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है वो है स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, है ना। तो स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या है हम बात करेंगे। तो क्या करता है ये, सिक्रीशन ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, लिपिड एंड स्टेरॉइड। दूसरा एक और काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्योंकि ये आपको पता है कि हमारा जो ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं, है ना, उसको डिटॉक्स करता है।
और आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो लीवर करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, लीवर करता है। तो लीवर के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं, है ना, लीवर सेल्स के अंदर, वो है स्मूथ ईआर, ठीक है। तो ये दो काम है स्मूथ ईआर का। एंड जो दूसरा है वो है रफ ईआर। दूसरा क्या है हमारा, रफ ईआर। सो रफ ईआर, तो रफ ईआर जो है वो क्या करता है, तो रफ ईआर के पास आपको पता है क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन आता है हमारा, तो सेकंड जो है वो कौन आता है, सेकंड जो है वो कौन आएगा हमारा। सो इसके जस्ट नीचे होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल लो, बॉडी बोल लो, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था कैमेलियो गोल्जी ने। एंड इसका स्ट्रक्चर को हम थोड़ा देखें तो कैसा होता है, ये सिस्टर्न टाइप के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर। आप ऐसे करके देख सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो है एक सिस फेस होता है और एक क्या होता है, ट्रांस फेस होता है, ठीक है। एक तरफ से मटेरियल आता है और दूसरी तरफ से बन के निकल जाता है। इसका मेन काम होता है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है वो सब अपने अंदर लेके आएगा। और उसका क्या क्या काम करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या करेगा ये, तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। दूसरा क्या करेगा, पैकेजिंग, पैकेजिंग। तीसरा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। फिर क्या करेगा, स्टोरेज। और कुछ सिक्रीशन भी करता है। क्या सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी ये बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर है। और प्लांट में थोड़े अनडेवलप्ड होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ओके। सो ये कहानी था किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद हम बात करेंगे, जब ये पैकेजिंग कर रहा होता है, एक बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये पैकेजिंग कर रहा होता है तो पैकेजिंग के दौरान क्या होता है, एक ऑर्गेनल बन जाती है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, वही लाइसोसोम जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, लाइसोसोम। सो थर्ड ऑर्गेनल जो है हमारा वो क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है, तो उसका बोलने का कारण यही है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होते हैं इसके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, है ना। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास ये काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं ये, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये। और लगभग हर चीज़ों को पचा लेते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट। सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ों को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा। और क्या करता है, जब सेल वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा अटैक होता है, एंड जब ऐसा लगता है कि सेल अब नहीं बचेगा, है ना, तो ये खुद क्या करते हैं, अपने आप को ब्रस्ट करेंगे, है ना। ब्रस्ट करने के बाद इसके अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सब बाहर निकलते, स्पिल आउट हो जाते हैं एंड सेल को इंगल्फ कर लेते हैं। और इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू क्लीन द सेल। ये इसका क्या काम है, हेल्प्स टू क्लीन द सेल, क्लीन द सेल, सेल को साफ करने का भी काम करता है कौन, लाइसोसोम, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है लाइसोसोम के बाद। सो फोर्थ वन इज वैक्यूल, वैक्यूल, ओके। वैक्यूल अगर हम बात करते हैं, बिगर इन प्लांट सेल्स, आपको तो ये तो पता है बेसिक चीज़ें, बिगर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा होता है, एंड स्मॉलर इन, स्मॉलर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में हालांकि वैक्यूल का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कुछ कुछ एनिमल सेल में काम होता है वैक्यूल का, जैसे अमीबा वगैरह में हो गया,
ठीक है, फूड वैक्यूल होते हैं वहाँ पे। दूसरा अगर हम बात करते हैं वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, अगर हम इस वैक्यूल को सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या है आखिर, तो इसके अंदर इट कंटेन, अगर हम बात करते हैं तो इट कंटेन एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, है ना। और एक्सक्रीटरी मटेरियल किस फॉर्म में रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेल सैप, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में रहते हैं, वैक्यूलर सैप, वैक्यूलर सैप, सैप मतलब होता है सॉल्यूशन। और उसके पास क्या क्या आयोन्स भी होंगे, है ना, Na+, K+, है ना, आयोन्स जो है ये भी होंगे इसके पास। और इसका मेन एक काम होता है ना, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करते हैं। मतलब वाटर का यहाँ पे वाटर भी होता है, वाटर भी इसके अंदर होता है, ठीक है। सो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोसिस जो है उसको रेगुलेट करते हैं। ये ऑस्मोसिस कितना वाटर अंदर आएगा, कितना वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये है वैक्यूल का कहानी। अब देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको, ये 4 ऑर्गेनल्स कौन कौन सा, सबसे पहला अगर हम बात करें तो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा अगर हम बात करें तो क्या आएगा हमारा, लाइसोसोम। और चौथा जो अगर हम बात करें, है ना, चौथा अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा हमारा, वैक्यूल। ये जो चारों ऑर्गेनल्स हैं ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। ओके, ये चारों ऑर्गेनल्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, एक दूसरे से, याद रखिएगा इसको। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमेशा चारों को एक साथ पढ़ते हैं। अब 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप जो है सो याद रखिएगा कौन कौन सा, ER, ओके, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, और क्या है, वैक्यूल, ठीक है। सो ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम इसको हमेशा साथ में पढ़ते हैं। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल की, तो क्या है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। पावर हाउस का क्या मतलब है, तो ये क्या काम क्या करता है, तो मेन काम है इसका ATP सिंथेसिस। क्या करता है ये, ATP सिंथेसिस करता है, ठीक है। ATP सिंथेसिस, ATP क्या है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का एनर्जी करेंसी है, बिना एनर्जी के सेल कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो ATP जो है बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है। तो क्यों, क्या है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्या है सेमी ऑटोनो, व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सो हम बात करें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल की, तो क्या होता है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, तो इट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन, इसके पीछे का कारण है इट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ना। जेनेटिक मटेरियल का मतलब अगेन मैंने पहले बता दिया है, DNA और RNA, अपना DNA अपना RNA इसके पास क्या होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजंस ये खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। सेल विद इन द सेल्स अगर कहा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। और इसका स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो आपको मैंने उधर बताया था, इसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसके आप देखो 2 वॉल होते हैं, एक इनर वॉल और एक क्या होता है, आउटर वॉल। तो ये इनर वॉल है और एक क्या है, आउटर वॉल है। ये इनर वॉल है और दूसरा इनर वॉल इनफोल्डिंग्स होते हैं, ये इनफोल्डिंग को, है ना, ये आउटर वॉल है,
ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल। और ये क्या है, इनर वॉल, इनर वॉल। ये इनर वॉल के अंदर क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स होते हैं। इस इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिस्टे, ओके। और इसी के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजोम्स होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। और इसी ऑक्सीजोम में क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको याद जरूर रखिएगा। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग्स होते हैं, उसे हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो सिक्स्थ ऑर्गेनल है वो क्या है हमारा, प्लास्टिड, प्लास्टिड, ओके। सो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कहाँ होते हैं ये, तो प्लांट सेल के अंदर ही बस होते हैं। और क्या काम करते हैं प्लास्टिड, ये इसके प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। देखो क्रोमा मतलब होता है कलर, ऑलरेडी आपको पता है क्रोमा मतलब होता है क्या, कलर। तो क्या करता है ये, कलर, ठीक है। तो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये फ्लावर और फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कलर देते हैं, ठीक है। कलरफुल इसी की वजह से होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड। तो करते क्या है ये, करते क्या है ये, तो इट स्टोर्स, स्टोर्स फूड in the form of, in the form of starch, ऑयल एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है वो क्या है, द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना। थर्ड वन जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो ये लेंस शेप का स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। लेंस शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप ये देख सकते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक के ऊपर एक जो है वो क्या होता है, एक के ऊपर एक रहते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस एक स्ट्रक्चर को है ना, एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड बोलेंगे, याद रखिएगा। एक 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 कॉइन को क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड बोलेंगे। और इन सभी स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जो इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है आपस में, इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेले। और ये बाहर वाले स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ओके। तो याद रखिएगा ये सारे पार्ट्स हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, थैलेक्वाइड के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है थैलेक्वाइड के अंदर। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये दिन में होगा, मतलब रात में होगा और ये दिन में होगा, नहीं, दोनों एक ही साथ होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से लाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रोमा है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, यही फर्क है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस क्या आपको पता है, इट कंटेन ए ग्रीन कलर पिगमेंट, है ना, क्या होते हैं इसके पास, इट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट। इसके पास क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, है ना, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल क्लोरोप्लास्ट, आई मीन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोलते हैं इसको, है ना। ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्या करता है ये, तो सनलाइट को ट्रैप करता है ना, ट्रैप सनलाइट, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस,
सिंथेसिस क्या करता है, तो ट्रैप करता है सनलाइट को, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये काम है क्लोरोप्लास्ट का। एक और बातें क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बता दूं कि इट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ओन जेनेटिक मटेरियल, है ना, जो क्या है, डीएनए और आरएनए। याद रखिएगा एक और ऑर्गेनल था माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके पास भी अपना क्या होता है, अपना डीएनए होता है ना, अपना डीएनए होता है। इस बात को याद रखना है आपको। ओके, यहाँ तक जो है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है हमारा वो क्या है, हमारा राइबोसोम्स, है ना। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है अगर हम देखेंगे तो वो क्या है हमारा, राइबोसोम्स। आई थिंक 8th होगा या 7th होगा, 7th जो है वो क्या है, राइबोसोम, है ना। राइबोसोम जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, है। और इसका मेन काम होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है 70s, पहला वाला क्या होगा 70s राइबोसोम, और दूसरा क्या होगा 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम जो है अगर मैं बात करूं तो ये दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से, तो स्मॉल वाला होता है 30s, और जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है 50s। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है, छोटा यूनिट और एक बड़ा यूनिट, है ना। तो छोटा वाला क्या होगा 30s होगा, और बड़ा वाला क्या होगा 50s। यहाँ पे आपको ऐड नहीं करने हैं, ये सेडवर्क कॉफिशिएंट है ना, बोल सकते हैं आप। एस जो है वो सेडवर्क्स यूनिट है या कॉफिशिएंट है, उसके हिसाब से इसका यूनिट का नाम दिया गया है ना। सो आपको जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है। और 80 का अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, तो 40s स्मॉल वाला सब यूनिट, और 60s जो है वो लार्ज वाला सब यूनिट। ये ऐसे होता है, छोटा सब यूनिट और बड़ा सब यूनिट, 40s और 60s। एक बात याद रखिएगा कि जब तक ये दोनों यूनिट मिलते नहीं आपस में, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा। 70s राइबोसोम जो है वो क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, ठीक है। हमारे अंदर जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होंगे वो 80s होंगे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं वो 70s। इस हिसाब से हमारे अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, 70s भी और 80s भी। लेकिन 70s सिर्फ प्रेजेंट होगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, है ना, सेल में। तो याद रखिएगा एक ऐसा ऑर्गेनल जो दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, वो क्या है हमारा, राइबोसोम्स है। राइबोसोम के बाद हम बात करेंगे किसकी, तो सेंट्रियोल की, सो सेंट्रियोल अगर हम बात करते हैं जो है ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, है ना। कहाँ होते हैं ये, तो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। और क्या करते हैं, तो इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर, है ना। क्या करेंगे, तो इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, है ना। और क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे। क्या कैसे करते हैं, तो देखो ये मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम है ना। तो क्रोमोसोम के बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे समझिए ये है सेंट्रियोल, ठीक है। डिवाइड होके दो हो जाते हैं। इसके अंदर से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है। ये स्पिंडल फाइबर जो है ये चिपक जाता है ना। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, यहाँ पे चिपक जाता है और क्या करता है, इसको खींच के अलग कर देता है। और क्या होगा इसकी वजह से, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो क्या होंगे, वो अलग हो जाएंगे, है ना। तो अलग जो होते हैं वो क्या होता है, इन्हीं के वजह से होता है, ठीक है। सो सेंट्रियोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना। जो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमैटिड्स हैं, है ना, इसको एक को बोलते हैं क्रोमैटिड्स, है ना। तो क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर।
सो इसी के साथ सेल के ऑर्गेनल्स, उसके फंक्शंस, ये सब समाप्त होते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। सो थैंक यू।